नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और आज आई इंडिया के खास शो में ऑफिसर्स की बात होगी। तो हम चलते हैं आपको एक ऐसे आईपीएस अधिकारी से मिलाने जो इससे पहले भी सेवाएं दे चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये ऑफिसर्स हैं अखिलेश कुमार चौरसिया, जो आईपीएस हैं और सीतापुर में 11वीं वाहिनी पीएससी के सेना नायक हैं। तो ले चलते हैं आपको मिलाने के लिए। इस समय मौजूद हैं आईपीएस अखिलेश चौरसिया जी, जो सीतापुर में 11वीं वाहिनी पीएससी के सेना नायक हैं। सर, शुरुआती दौर से हम आज बातचीत करेंगे आपके। जब आपने बचपन बिताया, उस दौरान कुछ सपने होते हैं हर एक इंसान के, परिवार के सपने होते हैं और आपने भी सपना बुना होगा। तो जरा शुरुआती दौर बताइए और कैसे यहाँ तक पहुँचे। जैसे कि हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली से थे। मेरे फादर बीएसएनएल में अकाउंट ऑफिसर थे। हम लोग 2 भाई और 2 बहन थे, बड़ी फैमिली थी। उसके अलावा गांव के 2 ब्रदर लोग भी आके हमारे साथ ही रहते थे, पढ़ते थे। तो एक बड़ा परिवार था, संसाधन उतने नहीं थे। लेकिन मेरे माता पिता, उन्होंने बहुत ज़्यादा, उनका सपना था कि उनके बच्चे हमेशा बेस्ट एजुकेशन पाएँ। इसलिए हम लोगों ने मतलब गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़े, लेकिन वो उस समय के अच्छे स्कूल्स थे। और सबका चूँकि घर में सपना था। पहले तो हम लोग का सपना ऐसा नहीं था कि आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। पहले तो हम लोग सोचते थे कि इंजीनियर बनेंगे। और चूँकि मतलब कि संसाधन मैंने बताया उतने नहीं थे, तो हम लोग ने जैसे एक छोटा सा रूम था जिसमें हम 4 भाई बहन पढ़ते थे। तो उसमें 1 टेबल और 2 चेयर ही थी। तो जो 2 लोग सीनियर थे वो लोग टेबल चेयर में बैठते थे, हम लोग चौकी मिलती थी, हम लोग तो चौकी में बैठ के पढ़ते थे। तो जैसे जैसे सीनियर लोगों का अपना, जैसे मेरे ब्रदर ने आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया, तो वो जैसे बीटेक करने गए तब हम लोग को चेयर पर जगह मिली, तो हम लोग टेबल चेयर पर बने। तो पहले मेरा भी भाई की तरह सपना था कि इंजीनियर बने। फिर जब हम इंजीनियरिंग करने गए तो वहाँ देखा तो मेरे 2 एल्डर ब्रदर जो चाचा के लड़के हैं वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिलेक्ट हुए। एक रेलवे में गए, एक टेलीकॉम में गए। तो ऐसे ही सपने चेंज होते रहे। जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गए तो वहाँ सपना था कि चलो आईएएस बन जाते हैं। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने निकल के आईएएस का एग्ज़ाम फर्स्ट दिया, तो उसमें फाइनल ईयर के साथ ही 19th रैंक आई। तो फिर जब उसके साथ ही मैं एक्चुअली फाइनल ईयर में मेरा डीआरडीओ में सिलेक्शन हो गया था, तो मैं डीआरडीओ ज्वाइन कर लिया था। मैं बॉम्बे में कार्यरत था। और उसी समय फिर इंडियन ऑयल का एग्ज़ाम दिया था, तो इंडियन ऑयल का रिजल्ट आया तो उसमें भी हो गया। फिर मैं डीआरडीओ छोड़ के इंडियन ऑयल में ज्वाइन किया। तो पहले बरौनी रिफाइनरी में हम लोग का इंडक्शन कोर्स हुआ, उसके बाद पानीपत रिफाइनरी में पोस्टिंग हुई। जब वहाँ गया तब तक मेरा जो फाइनल ईयर के साथ मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया था, उसका रिजल्ट आया था, तो 19 रैंक आई। तो फिर मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज ज्वाइन करने का सोचा। फिर जब इंजीनियरिंग सर्विसेज का सोचा तब लगा दिमाग में, एक बार आया कि क्यों ना एक बार आईएएस को भी ट्राई करके देखते हैं, सिविल सर्विसेज को। यहाँ पे आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, लोगों को सर्व करने का। यहाँ आप सीधे जनता से जुड़े रहते हैं। तो फिर मेरे दिमाग में आया, तो मैंने आईएएस में 1 साल का एक्सटेंशन अप्लाई किया। और घर वालों से पूछ के उनकी राय लेके मैं दिल्ली गया। 2005 के लास्ट में गया दिल्ली, और वहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करी। और फिर मैंने अपनी तैयारी इस तरह से, आईएएस की तैयारी का जो सपना था वो शुरू हुआ। और ये सपना जब आप 2 नौकरी कर चुके थे, यानी आप वैज्ञानिक और इंजीनियर बनने के बाद आपने आईएएस बनने का सपना देखा जी। तो आईएएस बनने का सपना क्यों आया? क्या वैज्ञानिक और लोग इंजीनियर बनने के बाद देखते ही हैं या आप में आया ये? नहीं, मेरे में आया, चूँकि बताया जैसे घर में 2 लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज में थे। तो पहला तो जब उनकी लाइफस्टाइल में देखता था, मेरे बड़े भैया रेलवे में इंजीनियर थे, तो देखता था बड़े बड़े बंगले। जो मैं एक बचपन की मैं चीज़ें बताता हूँ कि जब उनके घर जाता था तो बड़े बड़े बंगले, नौकर चाकर, ये रुतबा जब देखता था, और तब मुझे लगता था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाएं। लेकिन मैं एक घटना बताता हूँ। जब मैं इंडियन ऑयल में ही था, पानीपत रिफाइनरी में, तो एक वहाँ पे मीटिंग थी। तो वहाँ पे जो उस जनपद के एसपी थे वो आए थे। जब उनके साथ आए तो देखा कि 2-3 गाड़ियाँ आ रही हैं, और एसपी साहब आके सीधे जाके हमारी कंपनी के जो हेड होते हैं तो उनसे मिलते थे। तब हमें लगता था कि इतना इंजीनियर बन के भी हम उन ऊंचाइयों को नहीं पा रहे हैं।
जो उनके पास है, कि सीधे जाके आप बिल्कुल हेड से मिल रहे हैं, इतनी आपके साथ मतलब कि फोर्स चलती है, आप जनता के बीच आपका इतना सम्मान रहता है, तब मेरे दिमाग में आया कि तब बताया कि जैसे फिर मैं जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिलेक्शन के बाद मुझे 1 साल का मौका मिला तैयारी करने का, तो मैं दिल्ली जाके फिर मैंने तैयारी स्टार्ट करी। तो ये तैयारी जब आपने की, जैसे आपने शुरुआती दौर में बताया कि बहुत सारे संसाधनों का अभाव था। आज के जो बच्चे हैं, आज के जो लोग तैयारी करते हैं, उनका एक आम ये कहना रहता है कि जैसे आपने बताया कि अभावग्रस्त, जब आप चौकी पर बैठकर यहाँ तक पहुँचे, तो उनके लिए क्या संदेश है? बहुत सारे बच्चे आज जो सपना देखते हैं IPS IAS बनने का, तो उन्हें लगता है कि बहुत सारी परेशानियाँ हैं। तो आप जब उन परेशानियों से खुद गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो लगता है कि उस समय परेशानियों को झेलना चाहिए। बिल्कुल, जीवन में कठिनाइयाँ हमेशा रहती हैं, किसी न किसी रूप में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन जब आप उन कठिनाइयों से लड़ने का सोच लेते हैं तब वो कठिनाइयाँ बड़ी नहीं होती हैं, और हमेशा आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है। आप अपनी मेहनत के बल पे, मैं तो ये मानूंगा कि जिस परिस्थिति से मैं आया हूँ, ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद है और मेरी मेहनत और भगवान की कृपा है, मेरे साथी दोस्तों का सबका मतलब जो उनका आशीर्वाद क्या बोलेंगे, जो उनकी शुभकामनाएं थी, उनके बल पे मैं पहुंचा हूं। तो एक मेहनत करनी, आप अगर संसाधन आपके पास नहीं है तो आप छोटे छोटे स्टेप्स बढ़िए। आप ऐसा नहीं कि जैसे सब लोग दिल्ली में जाके कोचिंग करना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप छोटे छोटे आप कोई जॉब कर लीजिए। अगर आपके पेरेंट्स के पास उतने संसाधन नहीं है कि आपको वो दिल्ली में जाके कोचिंग या रहने का खर्च दे पाते हैं, तो आप खुद स्वयं पहले थोड़ी जॉब करिए। आपके पास जब पैसे आए तो उसके अनुसार आप कर सकते हैं। मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि आपको दिल्ली ही जाना पड़ेगा या कोचिंग ज़रूरी है, हमेशा सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ती है। आप कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं तो कोचिंग तो हज़ारों लोग कर रहे हैं, सबका सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये आपकी सेल्फ स्टडी, आपका परिश्रम है, आपकी स्ट्रैटेजी, प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है, और आपकी मेहनत और स्मार्ट वर्क, स्ट्रैटेजी और प्रॉपर गाइडेंस, ये 4 चीज़ें जब मिलती हैं तब आपका सिलेक्शन होता है। देखिए, ये मूल मंत्र है आपका कि जो आप बता रहे हैं कि कैसे आप तरक्कियों को चूमे हैं और लोगों को क्या करना चाहिए। और निश्चित तौर पर हम इस वार्ता को जारी भी रखेंगे और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट होता है, और उसमें अमूमन ये देखा गया है कि बच्चे उसी समय से सपना बुनने लगते हैं। आपने भी क्या उसी समय सपना बुना था? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं, चूँकि हमारा गांव का बैकग्राउंड रहा, तो हम लोग गांव में जब चाचा सबसे बात करते थे, चूँकि मैं पढ़ने में अच्छा था, बचपन से एक क्लास का टॉपर था, तो सबकी एक इच्छा थी कि उस समय गांव के लोग तो 2 ही सर्विस जानते हैं, IAS IPS, उनको DM और SP समझ में आता है। तो उनका सबका सपना था कि चूँकि घर में पढ़ने में अच्छा लड़का है तो कहीं अच्छा गवर्नमेंट जॉब में जाए। तो अब चूँकि उस समय चीज़ें वैसी नहीं थी, तो मैं तो जिस स्कूल में पढ़ता था वो गवर्नमेंट स्कूल था, और वहाँ स्कूल में पढ़ाई से ज़्यादा टीचर लोग कोचिंग पढ़ाना, उस समय का ट्रेंड था कि टीचर घर में कोचिंग ज़्यादा पढ़ाते थे। लेकिन मेरा चूँकि घर में बैकग्राउंड अलग था, घर में हम सभी भाई बहन पढ़ने में अच्छे थे, तो कभी कोचिंग ज्वाइन नहीं करी, तो मैं स्कूल भी बहुत कम ही जाता था। तो मैं घर में रह के ही पढ़ता था, और सबका गाइडेंस, मेरे फादर खुद हम लोग को पढ़ाते थे जब भी उनको टाइम मिलता था जॉब में। और मेरे फादर बचपन से ही उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, क्योंकि उन्होंने भी बहुत एक छोटे पद पे ज्वाइन किया था, लेकिन 40 साल की उम्र में उन्होंने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास किया। हम सब 4 बच्चे भी थे उनकी गोद में, हम लोग को लेके वो पढ़ाई करते थे, और बहुत मेहनत करके वो फिर अपने डिपार्टमेंट में ऑफिसर रैंक में पहुँचे। तो ये बड़ा अच्छा मतलब मोटिवेशन था कि आप किसी भी एज में आप अगर चाहें तो चीज़ों को पा सकते हैं, बस आपको मेहनत करनी होगी। बिल्कुल। तो आपका जो सफरनामा है, इसमें परिवार, आप कहते हैं कि परिवार का बहुत साथ मिला, खासकर पिता का बहुत साथ मिला, तो ज़रा परिवार के बारे में भी जानना चाहेंगे। कितने भाई बहन हैं, और माता और पिता क्या करते थे? मेरे परिवार में हम लोग 2 भाई 2 बहन हैं। फादर मेरे बहुत ही अकाउंट सेक्शन में थे, और वो पहले टेलीकॉम असिस्टेंट की पोस्ट होती है TA, उससे हुए थे, लेकिन उन्होंने फिर धीरे धीरे डिपार्टमेंटल एग्जाम में सीढ़ियाँ पास करके ऑफिसर रैंक में गए और चीफ अकाउंट ऑफिसर से रिटायर हुए। माताजी मेरी हाउस वाइफ थी, और मेरे एल्डर ब्रदर हैं जो मतलब कि उन्होंने IT दिल्ली से BTech किया, फिर अभी वो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में DGM है। और मेरी 2 सिस्टर्स हैं, एक सिस्टर, छोटे सिस्टर हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं B Pharma कॉलेज में, और बड़ी सी सिस्टर टीचर हैं। तो सब लोग सेटल्ड हैं, मैं घर में सबसे छोटा हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे मेरे पेरेंट्स ने कभी भी घर की जिम्मेदारियाँ हम चारों भाई बहनों पर नहीं आने दी।
मेरे फादर थे, हम लोग बचपन से साइकिल से जाते थे, तो संडे को पापा जी का ही काम था कि वो साइकिलें निकाल के सब में हवा भरना, उनकी साफ़ सफाई करना। हम लोगों को वो काम भी नहीं किया हम लोगों ने बस। और मेरी माता जी, जैसा ने बताया कि गांव से लोग भी आते आते थे, तो सबका ख्याल रखना, खाना बनाना, हम लोग मतलब कि घर की जिम्मेदारियां कभी हमारे पेरेंट्स ने हम पे नहीं डाली। और हमारा मेन फोकस यही रहा कि हम लोग पढ़ाई पे ध्यान दें। और ये उन लोगों का त्याग ही है, मैं तो मानूंगा कि मेरे मम्मी पापा और जो भी घर के लोग हैं, सबका त्याग रहा कि हम लोग आज इस मुकाम पे पहुँचे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक संदेश भी है कि किस तरीके से एक ऑफिसर्स का ये परिवार, यानी सभी लोग काम कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी जो बता रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात की साइकिल में हवा भरना। कहते हैं ना, खुद काम करना चाहिए, और खुद काम करने के अलावा आप लोगों ने तय किया और माता पिता का आशीर्वाद मिला, उनकी प्रेरणा मिली, और आज पूरा परिवार नौकरी में है। और आप आज बता दें आपको, दर्शकों को, कि हम बात कर रहे हैं अखिलेश चौरसिया से, जो आईपीएस हैं, और इन्होंने वैज्ञानिक इंजीनियर बनने के बाद आईपीएस बने हैं और 6 जिलों के कप्तान रहे। तो महत्वपूर्ण जिले रहे जहां पर इन्होंने कप्तानी भी की, और सीबीआई तक का सफ़रनामा आपका रहा है। सर, ये जानना चाहेंगे कि जब आप आईपीएस बने और उसके बाद जब आपको पहले जिले की कमान मिली, उस समय आपको क्या महसूस हुआ जब जिले की कमान पाए आप बतौर कप्तान? जो आपका सपना होता था कि बड़ा बंगला हो, वो आपको मिला। जब आप कप्तान बने तो कैसा लगा उस समय? नहीं, बहुत अच्छी फीलिंग थी। हर आईपीएस का सपना रहता है कि वो ज़िले के कमान संभाले। उसमें आपको जनता से जुड़ने का मौका मिलता है, जनता की सेवा करने का मौका मिलता है। आप जो क्राइम कंट्रोल का रहता है, पूरी फंक्शनिंग, ज़िले की फंक्शनिंग होती है जो कप्तान के आसपास घूमती है। तो वो बहुत अच्छा। मेरा पहला ज़िला औरैया था, एसपी औरैया बना था मैं 2014 में, और वहाँ मैं 6 महीने रहा। और बहुत ही अच्छा मेरा मतलब कि एक्सपीरियंस रहा। वहाँ मैंने चीज़ें सीखी कि कैसे, क्योंकि एज एएसपी तो मैं पहले एएसपी अंडर 10 आजमगढ़ में था, फिर एएसपी मैं सीतापुर में भी रहा। लेकिन जो आप ज़िले की कप्तानी करते हैं, क्योंकि जब एज एएसपी आप बहुत सारी मतलब कि बेवकूफ़ियाँ भी करते हैं, नई नई नौकरी रहती है, आप बहुत जोश में रहते हैं, आप सबसे पंगे लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप सही काम करना चाहते हैं। तो वो कभी कभी लोग उससे नाराज़ भी होते हैं और चीज़ें वो होती हैं। तो लेकिन उस समय एक एसपी रहता है जो आपको प्रोटेक्ट करता है, और वो आपको समझाता भी है। वो आपको फादरली फिगर रहता है जो आपको सिखाता है कि कैसे कैसे करना है जिम्मेदारी। लेकिन जब आप खुद एसपी बनते हैं, तब आपके ऊपर कोई नहीं रहता, मतलब आपको जिम्मेदारी खुद ही लेनी रहती है। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। लेकिन आपको जनता का सपोर्ट भी मिलता है, और आपकी एक फ़र्स्ट पोस्टिंग से आपकी इमेज भी बनती है। उसका आपको आगे फ़ायदा मिलता है कि कप्तान साहब कितने ईमानदार हैं, कितनी मेहनत करते हैं, उनका क्राइम पे कितना कंट्रोल है, लॉ की कितनी जानकारी है। तो वो सारी चीज़ें आपको बाद में हेल्प करती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। बतौर, अगर बात करें हम बतौर कप्तान, तो आपका सबसे चुनौतीपूर्ण ज़िला कौन सा रहा? सबसे, जैसे मैं कप्तान के रूप में पहला तो औरैया था, दूसरा ज़िला प्रतापगढ़ था। तो प्रतापगढ़ उस समय काफ़ी चुनौतीपूर्ण था और बहुत सारी वारदातें भी होती थी। तो मेरी वहाँ पे पोस्टिंग हुई, एज ए सेकेंड ज़िला था मेरा, और वहाँ मैं 2 महीने रहा। लेकिन काफ़ी चैलेंजेस रहे, क्राइम भी होते थे, लेकिन हमने काफ़ी सख्ती से उसमें किया, और 2 महीने में काफ़ी चीज़ें ठीक हुई। फिर कुछ वजह से मेरी मतलब कि खीरी ट्रांसफ़र हो गया चुनाव से पहले। इसके बाद जब आप पुलिस कप्तान रहने के बाद एक सपना आपने और देखा सीबीआई का, और वहाँ भी आप पहुँचे, उस नौकरी को आपने एंजॉय किया, वहाँ आपने काम किया। वो कैसी नौकरी है सीबीआई? जी जी, यहाँ पे स्टेट में लगातार 4 साल में कप्तान रहा, जिसमें 6 ज़िले किए। और फिर मुझे लगा कि अपने जो भी एक्सपोजर है उसको बढ़ाना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि हम जाते हैं, सेंटर डेपुटेशन पे जाते हैं। फिर मैंने सीबीआई का सेंटर डेपुटेशन अप्लाई किया था जब मैं एसपी झांसी था। उसके बाद एसएसपी एटा रहा। तो सीबीआई में चूंकि टाइम लग जाता है इंडक्शन में, तो लगभग 1 साल के बाद वो क्लियर हुआ। फिर मैं स्टेट से परमिशन लेके मैंने मार्च 2019 में सीबीआई किया। वहाँ पे मुझे चंडीगढ़ में एसीबी का हेड ऑफ ब्रांच बनाया गया। वो तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। उसमें जैसे हम लोग यहाँ छोटे क्रिमिनल्स इस पे काम करते हैं, सीबीआई के केसेस बहुत बड़े होते हैं, उसमें बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, केस का नेचर भी बहुत डिफरेंट होता है, भ्रष्टाचार से रिलेटेड मामले होते हैं, जिनमें हम लोगों ने ट्रैप करके काफ़ी ऑफिसर्स को भी, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी पकड़ा। और वो ब्रांच, मैं चंडीगढ़ में था तो उस साल वो ब्रांच
मतलब बिकॉज ऑफ द गॉड ग्रेस, मतलब कि इंडिया की बेस्ट ब्रांच हुई, जिसमें डायरेक्टर साहब द्वारा भी बहुत अप्रिशिएट किया गया। फिर एज ए रिवॉर्ड मुझे इटली इंटरपोल की ट्रेनिंग में भी भेजा गया, जहाँ 2 हफ्ते की मैंने ट्रेनिंग करी, तो वो भी बहुत सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस रहा। बिल्कुल, तो सीबीआई का सफ़रनामा आपका बहुत बढ़िया रहा। आप मानते हैं बीच में थोड़ा सा छूट गया था, जो आप 6 जिलों के जब कप्तान रहे, तो अब पुलिस में बहुत अपराध और अपराधियों में बहुत सा बदलाव देखने को मिल रहा है। उनका अपराध करने का तरीका बदला है, आपके सामने चुनौतियां बदली हैं। तो अब किस रूप में जो है चुनौती पुलिस के सामने आई है, और अपराध का जो तरीका है वो किस रूप में बदला है? जैसे क्राइम का नेचर हमेशा बदलता रहता है। जैसे इस समय आप देखोगे हर आदमी परेशान है कि बैंक फ्रॉड केसेस हो जा रहे हैं, साइबर फ्रॉड केसेस हो जा रहे हैं, किसी के अकाउंट से पैसा निकल जाए। पहले होता था फिजिकली प्रेजेंट रहता था अपराधी, लूट होती थी, मान ली डकैती हो रही है, मर्डर हो रहा है, वो आप देखोगे अब मेन क्राइम का हार्डली 10% होता है। आप अगर जितने साइबर क्राइम केसेस देखोगे जिसमें बैंक से पैसा निकल गया या ये हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। पूरे ऑल इंडिया लेवल पे ये बहुत बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए, और इसके लिए फिर पुलिस ने भी अपना पैटर्न चेंज किया है। हमने साइबर थाने जैसे हर ज़िले में खोले हैं, और मोबाइल सर्विलांस और जो भी बैंक अकाउंट के डिटेल्स के थ्रू हम उसको पकड़ रहे हैं। लेकिन वही बात है कि क्राइम और फिजिकल से थोड़ा सा टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो गया है। अब अपराधी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्राइम कर रहे हैं, जिनको ट्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट पुलिस भी उसके अनुसार अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करती है ताकि हम उनसे हमेशा आगे रहें। और जो पीएससी बल है, आप इस समय पीएससी बल को गवर्न कर रहे हैं, सेना नायक हैं, आप पीएससी बल के बारे में तमाम तरीके के लोगों में भ्रांतियां भी रहती हैं। अक्सर इन्हें उस मोर्चे पर भेजा जाता है जब कहीं चुनौतीपूर्ण होता है। अब जब आप उसके मुखिया हैं बतौर एक वाहिनी के पीएससी के बल के, उसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, पीएससी का बिल्कुल हमारी जो पुलिस यूपी पुलिस के स्ट्रक्चर में डिफरेंट रोल है। हम लोग जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया, फेस्टिवल्स हो गया, या कहीं कोई आयोजन होता है, बड़ा आयोजन होता है दंगों में, इसमें रूल करते हैं। ये हमारी स्ट्राइकिंग फोर्स है, इसको हम नॉर्मल ड्यूटीज़ में नहीं लगाते। और जब भी कहीं लॉ एंड ऑर्डर होता है जिसमें हमें ज़िले के कप्तान द्वारा मांग होती है कि पीएससी को भेजा जाए, क्योंकि वी आर द स्ट्राइकिंग फोर्स, तो हम वहाँ जाते हैं। और अगर जरूरत होती है तो ज़िले के जैसे डीएम या एसपी रहते हैं, उनके कोऑर्डिनेशन में हम काम करते हैं। अगर बल प्रयोग करने की जरूरत होती है बल प्रयोग करते हैं, अदरवाइज़ हमारी कंपनियां वहां जाके रहती हैं, कैंप करती हैं, 15 दिन कभी कभी 2-2 महीने कैंप करती हैं। और जब व्यवस्था शांति व्यवस्था बन जाती है तब हम वहाँ से कहीं और मूव कर जाते हैं। ये हेडक्वार्टर डिसाइड करता है कि हमें कहाँ भेजना है, कैसे करना है। हमारा काम यहाँ पे उन जवानों के मनोबल को हाई रखना है, उनकी, क्योंकि जवान तो बाहर रहता है, उनकी फैमिलीज़ यहीं पे रहती है। जैसे हमारे मतलब पूरी बटालियन में लगभग 1000 जवान हैं, उनकी पूरी फैमिलीज़ यहाँ पे है, तो उनका ख्याल रखना, जवानों को भी मनोबल, कोई पारिवारिक समस्या है या कुछ जॉब से रिलेटेड समस्या है तो उनको कैसे करना है, प्रॉपर उनमें डिसिप्लिन, अनुशासन, उनकी ट्रेनिंग समय समय पे देते रहते हैं, ताकि जवान हमारे किसी भी अनसर्टिनिटी से लड़ने के लिए तैयार रहे, सजग रहे। तो 1.5 दशक का सफ़र करीब होने जा रहा है खाकी वर्दी में। अब क्या आपकी आगे की मंशा है कि आगे कुछ एक अंदर से होता होगा कि ये बने हम आने वाले दिनों में? नहीं, बिल्कुल। और लगभग 13 साल हो गए मुझे, 2009 में आया था मैं, 2022 हो गए। 13 साल की जर्नी बहुत ही मैं बोलूँगा सेटिस्फाइंग रही। बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत लोगों की सेवा करने का मौका मिला, जनता की सेवा करने का मौका मिला। जैसे मैं बताता हूँ कि एज ए पुलिस कप्तान जब आप होते हैं, आपसे डेली जन सुनवाई में 100 लोग मिलने आते हैं। मैं बोलता हूँ कि उसमें 20 लोगों के ऐसे काम होते हैं जो आपके एक फ़ोन कॉल से हो जाता है। अगर आप वही काम करते हैं तो उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कोई बात नहीं होती। गांव के लोग, बूढ़े बूढ़े लोग आते हैं इतनी दूर दूर से, आपके हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, और आप अगर एक फ़ोन कॉल से उनकी समस्या समाधान करते हैं, वो जब आशीर्वाद देते हैं, तो उससे ज़्यादा संतोष मुझे तो नहीं लगता कि सर्विस में आपको कभी मिलेगा। तो वो बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है। और आगे जैसे अभी नेक्स्ट ईयर प्रमोशन होगा, फिर डीआईजी, आईजी, जैसे भी आगे हम बढ़ते रहेंगे कैरियर में, ये हमेशा आपके पास मौके रहते हैं जिसमें आप आम जनता की सेवा करते रहें। और मुझे लगता है कि अगर भगवान ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम जनता की सेवा कर सकें, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। सर्विस नहीं, सर्विस के बाहर भी आप सेवा करिए। जब भी मौका मिले, कोई हेल्प मांगता है आप हेल्प करिए। आप जाते भी रहते हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ें दिखती हैं, आप उसको ही करेंगे तो आपको खुद का सेटिस्फैक्शन रहेगा। और जनता ये बहुत अप्रिशिएट करती है। मुझे तो बहुत, जहाँ भी मैं रहा, लोगों का बड़ा प्यार मिला, और तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ें। बतौर जब आप वैज्ञानिक बने, इंजीनियर बने और आप आईपीएस हुए,
क्या लगता है एक लोगों में और भी होता है आईएएस का चार्ज, अब आपको लगता है कि आपकी पूर्ति हो गई इसमें आकर के? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो मानूंगा कि जो फोर्स की नौकरी होती है, पुलिस जो इंस्टेंट आपको जस्टिस देती है, आप जैसे कोई ज़मीन का ही विवाद हो जाएगा, आप अगर कोर्ट जाएंगे सिविल कोर्ट तो उसमें सालों लग जाते हैं, आप एसडीएम कोर्ट में जाएंगे उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन आप वही एक थाने पर जाइए, आपका एसएचओ को बोलेंगे विवाद है, वो दोनों पार्टी को बैठाएगा, फिर समझौता हो जाता है, तो वो बहुत ही अल्प समय में जो आपको जस्टिस देता है। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि लोगों के घर में बिजली नहीं आती है, पानी नहीं आता, तब भी वो पुलिस को फ़ोन करते हैं कि लोगों का पुलिस का बड़ा भरोसा है कि हम उनके पास जाएंगे तो जल्दी न्याय मिल जाएगा। तो इस सर्विस में मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आप जो इंस्टेंट जस्टिस देते हैं, जनता का आपको जो प्यार स्नेह मिलता है वो अनपैरेलल्ड है बाकी सर्विसेज से। इस आपके जो 13 साल का सफ़रनामा है, इस दौरान की कोई ऐसी घटना जो जिससे आपको उलझा के रखा हो थोड़ा सा, नौकरी के समय में जब आप उलझे हों, चुनौतीपूर्ण हुई हो, कोई ऐसी घटना 6 जनपदों में आप बतौर कप्तान रहे, कुछ याद है? जी, ऐसी घटनाएं तो हर ज़िले में अपने चैलेंजेस रहते हैं। हर ज़िले में पुलिस कप्तान के लिए डेली सुबह उठो तो एक चैलेंज रहता है, लेकिन कुछ घटनाएं होती हैं जो आपके मानसिक पटल पे छप जाती हैं। इसी तरह मैं जब एसपी लखीमपुर खीरी था तो यहाँ पे 3 लड़कियों की किडनैपिंग हुई थी। ये घटना बहुत हाईलाइट भी हुई थी उस समय, 2016 के बात है। और चूँकि वो जो जहाँ के रहने वाले दुधवा नेशनल पार्क के जस्ट बगल की घटना थी, पूरा वो एरिया ही पूरा जंगल था। तो रात में हम लोग को सूचना मिली कि 3 बच्चों की किडनैपिंग हुई है, तो फिर हम लोग पूरी फोर्स के साथ पहुँचे। फिर हम लोगों ने पूरे 1.5-2 दिन तक दुधवा नेशनल पार्क में अपना फोर्स को लेके हम ढूंढते रहे कि बच्चों को कहीं आसपास तो नहीं रखा है। फिर खैर वहाँ से कॉल आई कि वो पैसे की डिमांड थी, और हम उच्च अधिकारियों को भी कांटेक्ट में थे, एसटीएफ भी मामले में लगी थी। फिर फाइनली लगभग 3 दिन के बाद 4 दिन हम लोग नहीं सोए थे, पूरा जगते रहे वहीं पे, घर तक नहीं मैं आ पाया था। और लेकिन हम लोग की मेहनत रंग लाई और तीनों बच्चियाँ सकुशल आईं, और जो पूरा गैंग था वो पूरा वर्कआउट हुआ। 7 लोग 8 लोग थे गैंग के, पूरा वर्कआउट हुआ। वो बहुत ही चैलेंजिंग घटना थी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें मतलब नज़र रखे हुए थे, पूरा मीडिया और सब लोगों का था। लेकिन फाइनली हम लोगों की मेहनत और सीनियर्स का भी सहयोग रहा, उस वजह से वो घटना वर्कआउट हुई। और इस बात का सेटिस्फैक्शन है कि तीनों बच्चे बिल्कुल सही सलामत आईं और पूरा गैंग वर्कआउट। बिल्कुल। तो खाकी वर्दी पहनकर इलाके का गुनाह मिटाने के लिए वचनबद्ध रहने वाली पुलिस के ये ऑफिसर अखिलेश चौरसिया जो बता रहे थे कि 4 दिन नहीं सोए उन 3 बच्चियों की बरामदगी जब तक सकुशल नहीं हो गई, और उसके बाद जब बरामदगी होती है तो अपने आप में कितनी आत्मसंतुष्टि मिलती है। ये घटनाक्रम लखीमपुर खीरी का जो आज साझा कर रहे थे। हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि आज जो वार्ता हुई हमारी चल रही है बराबर, इसमें अगर वो कोई अपनी जिज्ञासा रखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाएं और आपसे सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। सर, ये तो हो गई आपके पूरे नौकरी काल। जी। अब हम कुछ ऐसे बिंदुओं को भी साझा करना आपसे चाहेंगे जो जिन बिंदुओं को लेकर आपके जीवन में कुछ ऐसे घटनाक्रम, जब बच्चों के साथ दोस्ती होती है, कोई दोस्त ऐसी नटखट हरकत कर देता है, या परिवार में आपस में बिल्कुल बहन भाई से हो जाता है। जी। तो उनको भी हम चाहेंगे ज़रा सा। नहीं, हम भाई बहनों के बीच तो बहुत अच्छा प्यार था, कभी ऐसी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मैं मानता हूँ कि घर, मेरे पेरेंट्स मेरे हमेशा आदर्श रहे। मैं उनकी 2-3 बातें बताऊँगा जो मतलब कि मुझे अब भी इंस्पायर करती है। जब मैं 2006 में फर्स्ट यूपीएससी का मेंस दे रहा था, प्रीलिम्स हो गया था, मेंस दे रहा था, तभी मेरी माताजी का एक्सीडेंट हो गया था, जिनमें पैर की जो नी कैप रहती है वो 3 भागों में टूट गई थी। तो उस समय मेरा मेंस का भी प्रेशर था, घर में और कोई था नहीं, मैं और पापा थे। तो पिताजी चूँकि ऑफिस भी जाना रहता था, तो माँ हॉस्पिटल में, ऑपरेशन हुआ था, फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो पापा जैसे दिन में ऑफिस जाते थे, रात में रुकते थे। मैं क्या करता था, मैं रात में पूरा पढ़ाई करता था रात भर, और दिन में रुकता था। तो मुझे दिन में बहुत नींद आती थी। तो वो जो पेशेंट के बगल बेंच होती है, तो मैं जाकर उस पर सो जाता था रात भर, चूँकि पढ़ता था तो सो जाता था। और मेरी माताजी कि उनको लगता था कि बच्चा सो रहा है, इसको डिस्टर्ब ना हो, तो उनको अगर प्यास भी लगती थी, वॉशरूम भी जाना होता, तो मुझे नहीं जगाती थी। वो 1.5 2 घंटे वेट करती थी कि जब कोई नर्स आए तब उससे बोलें। तो जब कोई नर्स आती थी तो बोलती थी कि पानी दे दो या वॉशरूम जाना है।
तो नर्स भी सोचती थी कि इसकी मदद मरीज में जो है ये तो आगे सिर्फ सोता रहता है, लेकिन वो उसकी मंशा नहीं समझ पाती थी कि माता जी का था कि यार मेरा बच्चा रात भर पढ़ रहा है तो उसको डिस्टर्ब ना करे ताकि रात भर पढ़ता रहे। तो उस बीमारी की अवस्था में भी जो पेरेंट्स आपके लिए इतना सोचते हैं वो तो हमेशा ही। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि माँ जो है अपने बच्चे को, जो रात भर पढ़ाई करते थे वो खुद तकलीफ़ में थी लेकिन बच्चे को तकलीफ़ नहीं देती थी। और ऐसे बेटे जो आज माँ का वो जो प्यार पाया, जो स्नेह पाया, आज भी याद करते हैं। और निश्चित तौर पर ऑफिसर कोई भी बन जाए लेकिन माँ और पिता का दर्जा कितना ऊंचा होता है, जिसको साझा कर रहे हैं आईपीएस अखिलेश चौरसिया। ये तो एक आपका घटनाक्रम हो गया, दोस्तों का भी कोई ऐसा घटनाक्रम है? दोस्तों का भी रहता है। और मैं तो जैसे लाइफ हमेशा इतनी आसान नहीं रहती, आपको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं सर। कि जैसे इंटरमीडिएट तक मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, सरकारी स्कूल में पढ़ता था। तो जब मैं बीटेक करने गया एनआईटी इलाहाबाद में, तो वहाँ सब कुछ इंग्लिश में था। और बड़ा मेरे को वो मीडियम जो चेंज होने का टाइम रहता है वो ऐसा था, मैं क्लास 12 तक तो मैंने कंप्यूटर देखा भी नहीं था उस समय। और जब वहाँ पे गया तो फर्स्ट ईयर में ही सी लैंग्वेज आ गई, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में ही। पहले तो मैं जब फर्स्ट ट्यूटोरियल हुआ वहाँ पे, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सब मैंने हिंदी में पढ़े थे। वहाँ के प्रोफेसर ने कहा कि आप इसको लिखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो मैं उसको जस्ट हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा था। उस समय मुझे लगता था कैसे मैं यहाँ सर्वाइव करूँगा, बहुत डिफ़िकल्ट एटमॉस्फेयर था मेरे लिए, टोटली चेंज एटमॉस्फेयर। और सी लैंग्वेज की जैसे बताया कि वो थी, जो बच्चा कंप्यूटर के सामने कोई बैठा ना, वो 4 महीने में कैसे मतलब सी लैंग्वेज सीख लेगा, ये भी बड़ा इम्पॉसिबल टास्क था। लेकिन वही है कि कोशिश करी, लेकिन स्टिल अगर 50 मार्क्स का था, 17 मार्क्स पासिंग थे मेरे, 17 चाहिए थे, मेरे 16 ही आए और 1 मार्क्स से मैं फेल हो गया। तो बड़ा, जो मैं चूँकि क्लास 12 तक टॉपर था, मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था यार कि मैं तो टॉपर था, यहाँ कैसे फेल कर रहा हूँ। तो वो थोड़ा सा गैप था, लेकिन ठीक है, वो सप्लीमेंट्री 1 नंबर का ग्रेस मार्क देते हैं। लेकिन फिर मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, थोड़ा सा उस माहौल में अपने आप को ढाला और बहुत मेहनत करी और अच्छा किया कि सेकेंड ईयर में मैं पूरी ब्रांच में थर्ड आया और थर्ड ईयर तक मैं क्लास का मतलब ब्रांच का टॉपर हो गया। तो वही है कि लाइफ में आपके चैलेंजेस आते रहते हैं, बट आप उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिए, उसके अनुसार और मेहनत करिए, अपने आप को चेंज करिए। आप कोई भी सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं होते हैं जिनको आप ओवरकम नहीं कर सकते। परिस्थितियाँ जरूर डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, बट ये आपकी अगर विल पावर है तो आप उसको ओवरकम करेंगे, उनको जीतेंगे और अच्छे रूप में सामने आएंगे। बिल्कुल। तो देखिए ये साझा कर रहे हैं कि कैसे एक विषय में फेल होने के बाद खुद में ये लगा, चूँकि आप टॉपर्स थे अपने इसमें, और उसके बाद उन्होंने चुनौतीपूर्ण ढंग से उसको लिया और फिर आखिरकार मुकाम हासिल कर लिया। सर, हम ही जानना चाहेंगे, बहुत सारे बच्चे सपना देखते हैं आईएएस आईपीएस बनने का, उनके लिए थोड़ा सा मूल मंत्र, क्या ट्रैक पकड़ें, कैसा उन अपनी तैयारी करें, क्या उनको ध्यान देना चाहिए, तो ये सारी बातें अगर हो जाए। नहीं, बिल्कुल। मैं तो खुद अभी जैसे सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, तो फेसबुक था, इंस्टा था, अभी मैंने हाल ही में एक यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया है, जिसका मेन पर्पज़ जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, जैसे मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज मैंने 3 बार क्वालिफाई किया, 19th रैंक, 17th रैंक, 3rd रैंक रही। यूपीएससी मैंने 2 बार क्वालिफाई किया, 2007 वाले एग्ज़ाम में IRS IT मिला था 2008 बैच का, और 2008 वाले एग्ज़ाम में मैं IPS सेलेक्ट हो गया और यूपी कैडर मिल गया, तो फिर मैंने आगे एग्ज़ाम नहीं दिया। इसके अलावा एक एग्ज़ाम होता है जो इंजीनियरिंग के बाद देते हैं, गेट एग्ज़ाम, उसमें मेरे 99.77% थे, ऑल इंडिया 42 रैंक थी। तो ये जो एक्सपीरियंस रहे मेरे, ऐसा नहीं कि मैंने गलतियाँ नहीं करी, मैंने भी बहुत कुछ सीखा, अपनी गलतियों से सीखा, उसको इम्प्रूव किया। तो पहले आपको अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये मैं मेन बातें बता रहा हूँ, किसी एग्ज़ाम स्पेसिफिक नहीं, ये सारे एग्ज़ाम्स पे अप्लाई होती है। तो पहले आपको उस एग्ज़ाम के लिए पैशन चाहिए। आप इसलिए तैयारी मत करिए कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं इसलिए तैयारी कर रहा हूँ या मेरे फ्रेंड चाहते हैं। आपको अगर मन है तब आप तैयारी करिए, जिस चीज़ का आपको मन है उस चीज़ में आप जाएंगे तो आप जरूर सक्सेस मिलेगी। तो पहले आप डिसाइड करिए कि भाई आपका मन है कि नहीं, आप उस लेवल की मेहनत कर सकते हैं कि नहीं, वो पहले आपको सोचना है। अगर आपका दिल कहता है कि नहीं मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा, मुझे ये बनना है, तो बिल्कुल उसके लिए जाइए। सेकंड स्टेप है कि आप उस एग्ज़ाम का पहले पता करिए कि क्या है, उसके पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर देखिए, उससे आपको आइडिया होगा कि आपको आपका पहले तो जैसे यूपीएससी आपको करना है तो पहले आपको ऑप्शनल सेलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या ऑप्शनल है, कौन सा ऑप्शनल जो है जो आपको अपील करता है।
क्योंकि कुछ ऑप्शनल होते हैं जो आसान होता है इसमें नंबर लाना, कुछ होते हैं जो टफ होते हैं। जैसे मेरा खुद ऑप्शनल फिजिक्स और ज्योग्राफी रहा। फिजिक्स के लिए लोग बोलते थे कि बड़ा सुसाइडल सब्जेक्ट है, साइंस ऑप्शनल आर सुसाइडल, बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हर बार फिजिक्स से आप देखेंगे तो 6 या 7 सिलेक्शन होते हैं और मोस्टली सब IITians होते हैं। आपको अगर 60 बच्चे भी मेंस लिख रहे हैं तो सब IIT के पास आउट होते हैं, तो उसमें डिफ़िकल्ट होता है। और आप अगर कोई ह्यूमैनिटीज़ के ऑप्शनल लेते हैं, कोई भी ले, ज्योग्राफी ले लीजिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए, सोशियो ले लीजिए, कुछ भी ले लेंगे, तो उसमें हर साल 200 बच्चों का 150 बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो वहाँ पे कंपैरेटिवली आपको कम मेहनत करके ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। तो ये आपकी थोड़ी प्लानिंग करने की ज़रूरत है कि आपका ऑप्शनल क्या रखना है। उसके बाद आपको अगर तैयारी करनी है, दिल्ली जा सकते हैं, दिल्ली में तैयारी करें, या घर में आप सेल्फ स्टडी करते हैं वो करना। बट आपको एक तो करिए कि कभी भी लोकल बुक्स नहीं पढ़ना, आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना है, कि जो भी उस सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आप कहीं भी जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि इस सब्जेक्ट में ये बुक्स हैं। अगर आपका उस सब्जेक्ट का बैकग्राउंड है तब तो बहुत अच्छा है, आपको पहले से पता होता है कौन सी बुक्स पढ़नी है। ये सब करना आपको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज में। फिर आपको करना है कि आपको उस सब्जेक्ट में कोई भी किसी सब्जेक्ट का मास्टर नहीं हो सकता। आपको डिसाइड करना होगा कि उस सब्जेक्ट में आपके कौन कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कौन से वीक पॉइंट्स हैं। आप जैसे यूपीएससी का रिजल्ट लेंगे तो 50% वाला टॉपर रहता है, तो ऑब्वियसली उसको भी 100% नहीं आता है। तो आपको यही करना है कि आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उसको आपको नहीं छोड़ना है, आपको उसमें बहुत अच्छा करना है। जैसे मैं सोचूं कि अगर जीएस की भी तैयारी कर रहा हूं तो मुझे पता है कि पॉलिटी मेरा स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग है, या इंटरनेशनल अफेयर्स मेरा स्ट्रॉन्ग है, हिस्ट्री मुझे कम आती है, होता है। ऐसे आपको सेलेक्ट करना है कि क्या चीज़ आपको कम आती है। तो जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उसको आपको करना है कि यार इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, ये आएगा क्वेश्चन तो मैं इसमें बिल्कुल बेस्ट आंसर दूंगा। बाकी जो वीक है उसमें थोड़ी सी मेहनत करिए, लेकिन आप उसको इतनी जल्दी इंप्रूव भी नहीं कर पाएंगे और इतना टाइम भी नहीं रहता कि आप सब चीज़ की मास्टरी करें। तो आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है, क्वेश्चन पेपर देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि हिस्ट्री के कितने, मतलब जीएस में हिस्ट्री के कितने आ रहे हैं, पब्लिक मतलब कि पॉलिटी के कितने आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के कितने आ रहे हैं। ये आप एक बार डिसाइड कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप लगभग कितना स्कोर कर सकते हो। तो जितना आपको कट ऑफ रहता है उससे ऊपर जा रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट जी जी बिल्कुल। हाँ, तो ये है, देखिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मूल मंत्र है आईपीएस अखिलेश चौरसिया जी का, और आपका मानना है कि उनके लिए आपने यूट्यूब चैनल भी शुरुआत की है। अगर किसी को कोई जिज्ञासा है, जानकारी चाहते हैं तो आप उस पर उपलब्ध मिलेंगे, और आप उनके कमेंट बॉक्स में जा कर के भी आप पता कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो ये आज जो हम लोगों ने सर वार्ता की, इसके बाद जो दर्शक हैं उनके लिए आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या सुझाव, आपका ये वीडियो जब उनके लिए लाभदायक होगा उनके जीवन के लिए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अगर इसके अलावा भी वो कोई जानकारी चाहते हैं तो कहाँ जाएं, कैसे जानकारी प्राप्त करें? आप जो भी दर्शक हैं, सबसे पहले तो मैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे भी हूँ, इंस्टा पे भी हूँ, और यूट्यूब चैनल मैंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया, अभी उसमें ज़्यादा पोस्ट नहीं है, 2-3 वीडियो ही होंगे। लेकिन आप उसके माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी उस यूट्यूब चैनल को मैं एग्जामिनेशंस के लिए ही कर रहा हूँ कि मैंने जो अपनी गलतियों से सीखा है या जीवन में जो सीखा है, मैं चाहूँगा कि उसका अगर कुछ भी फ़ायदा आप लोगों को मिल पाए तो मेरे लिए बहुत ये खुशी का विषय होगा। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वो खुशी, मतलब कि मदद कर पाऊँ। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपको कभी भी मौका मिले किसी की हेल्प करने का तो आप ज़रूर उसकी हेल्प करिए। और आप किसी की एक हेल्प करेंगे तो बाकी लोग आपकी 50 हेल्प करेंगे। तो ये एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छे समाज का ये है कि हम एक दूसरे की सहायता करते रहें। और अभी मैं बोलूँगा कि जैसे अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 75 साल का, हर घर तिरंगा प्रोग्राम है जो अभी यूपी सरकार भी 11 से 17 तक हम लोग सभी वाहिनी में, सभी घरों में कराएंगे। तो हमारे जो तिरंगे के जो आदर्श हैं, जो रंग रिप्रेजेंट करता है, जैसे केसरिया रंग त्याग का है, सफ़ेद रंग शांति का है, हरा रंग समृद्धि का है, ये जो चक्र है अशोक चक्र, ये गतिशीलता बताता है। तो आप सब लोग भी जीवन में इन आदर्शों को उतारें, तभी हमारी जो ये अभियान है, तिरंगा अभियान चल रहा है, हर घर तिरंगा, ये सक्सेसफुल हो पाएगा और हम इस राष्ट्र को एक मजबूत राष्ट्र, आत्मनिर्भर देश बना पाएंगे। तो खाकी वर्दी में अमूमन ये देखा गया है कि कड़क होते हैं अफसर, लेकिन सौम्य हैं, मददगार हैं, और यही इनका मूल मंत्र है कि अगर किसी के काम आ सकते हैं तो ज़रूर आइए। अगर आप एक मदद करते हैं तो आपके लिए 20 हाथ खड़े होंगे। ये अखिलेश चौरसिया का संदेश भी है जो लोग देख रहे हैं इस चैनल को। और फिलहाल
ऑफिसर्स के शो में आज इतना ही। आगे हमें दीजिए इजाज़त, फिर हम किसी नए अवसर से आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार, धन्यवाद सर।